से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र, लेकिन मुद्दे इतने तपते हुए हैं कि संसद के गलियारे भी पसीने से तरबतर हो जाएंगे। आज भारत में बिहार की वोटर वेरिफिकेशन, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 20 बार से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा और युद्ध में 5 जहाज गिरने वाले बयान पर दंगल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए मोदी सरकार तैयार है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे ये सारे सवाल। संसद का मॉनसून सत्र कल यानी 21 जुलाई से होकर 21 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन इस एक महीने में कितने तूफान उठेंगे, किसका कारवां डूबेगा, ये कहना मुश्किल है। आज की बहस में हम पूछेंगे हर वो सवाल जो संसद की चौखट पर खड़ा है। जनता जानना चाहती है, विपक्ष हिसाब करना चाहती है। कल से संसद के मॉनसून सत्र की गूंज दिल्ली की दीवारों से टकराएगी, लेकिन सवाल ये है कि इस बार मुद्दों की बारिश होगी या सियासत की आंधी चलेगी। माननीय डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। बिहार की वोटर लिस्ट पर सियासत, पहलगाम में आतंकी हमला, पाकिस्तान के लाडले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान से सीज फायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध रुकवाने का बार-बार दावा, अहमदाबाद विमान हादसा। जब ये सवाल संसद में गूंजेंगे तो हंगामा मचने के आसार और तेज हो जाएंगे, लेकिन सरकार का दावा है कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में वो सभी मुद्दे उठे जिनकी तपिश पिछले कई दिनों से सियासत की सरहदें लगातार पार कर रही हैं। संसद का दरवाजा खुलने से पहले ही कांग्रेस ने अपने सवालों और मांगों का पुलिंदा खोल दिया है। हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या हुई थी। हमले में शामिल आतंकियों का अब तक पता नहीं चला है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। जम्मू कश्मीर में जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार है, उसने भी पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल पूछने का मन बना लिया है। जो पहलगाम में हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसके लिए अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम उसकी मजम्मत कर सकें या कुछ करें। उसके बाद, उस वाक़े के बाद फिर जो बॉर्डर पे हालात हुए, एक 3 दिन की जंग हुई, तो ये सारा कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद पहला पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। इसमें तो डेफिनेटली ये डिस्कस होना चाहिए और होगा भी। मोदी सरकार से सवालों पर यही पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास तो सवालों का अंबार है, जिनके तार पटना से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक जुड़े हुए हैं। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की मुहिम चला रखी है।
चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में करीब 95% वोटर रिव्यू के लिए वोटर फॉर्म जमा कर चुके हैं, जबकि अभियान की घोषित अवधि पूरी होने में अभी 6 दिन बचे हैं। इस मामले में विपक्ष के हाय तौबा को जेडीयू गैर वाजिब बता रही है। ये 3 दिन पहले हम लोगों ने रिव्यू किया अपने पार्टी की तरफ से। हम लोगों ने कहा कि भाई कोई इशू है तो बताइए, हम लोग इलेक्शन कमीशन से टाइम लेकर मिल करके बात रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरा स्टेट में रिव्यू किया अपने पार्टी की तरफ से, कहीं से कोई इशू नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोट को रिवीजन करना, उसको परफेक्ट करके दिखाना, और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। और कभी भी कोई इशू आएगा हम लोग इलेक्शन कमीशन में मिलकर अपनी बात रखेंगे। यानी इस बार संसद के मानसून सत्र में सवालों का वेवलेंथ काफी लंबा है। विपक्ष ने अपने सवालों की फाइल तैयार कर ली है, सरकार भी कमर कस चुकी है, लेकिन घूम फिरकर सवाल फिर उठता है कि क्या जनता को जवाब मिलेगा या फिर मानसून सत्र भी सियासी तूफान में बह जाएगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं आज दंगल के दरअसल सवाल क्या होंगे। क्या संसद के मानसून सत्र में जवाब मिलेंगे या फिर शोर शराबे में दब जाएंगे मुद्दे, आपके और हमारे मुद्दे क्या फिर से दब जाएंगे? ये पहला बड़ा सवाल है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की गिरफ्तारी आखिरकार अब तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये सवाल भी संसद के अंदर पूछा जाएगा और सरकार को इस पर भी जवाब देना होगा। सीज फायर को लेकर ट्रंप के बार बार किए जाने वाले दावे पर क्या जवाब देगी सरकार? ये तीसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार से यह भी पूछा जाएगा ट्रंप क्यों बार बार दावा कर रहे हैं। क्या बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की मुहिम पर सियासत हो रही है? चौथा बड़ा सवाल आज के दंगल में यह रहने वाला है कि सियासत ही चल रही है क्या? क्या विपक्ष मुद्दे उठाकर जवाब का इंतजार करेगी या फिर हंगामा शुरू कर देगी? ये पांचवा बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल आपने भी देखा होगा संसद सत्र चलता है, समझ ही नहीं आता कि नियम आखिरकार क्या कहते हैं, क्योंकि नियम का हवाला हर कोई देने लग जाता है और ये समझ ही नहीं आता कि संसद आखिरकार चल क्यों नहीं पा रही है। तो ये सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा कि सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे या इंतजार किया जाएगा जवाब का। अब आपको जरा जल्दी से मुद्दे भी बता देते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर घेरने की कोशिश होगी। पहला, पहलगाम आतंकी हमला, ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। सीज फायर पर ट्रंप के दावों को लेकर सवाल होंगे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल होंगे। अहमदाबाद प्लेन हादसा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर विपक्ष करेगा। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। क्या मानसून सत्र में जवाब मिलेंगे या शोर शराबे में ही खत्म हो जाएगा सत्र? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि हम हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और बराबर तैयार रहते हैं। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष दिखाना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो भी चर्चा है, जो भी मुद्दे हैं उनके, ऐसा नहीं कि सारे मुद्दे को तय कर लेना चाहिए। और जो तयशुदा मुद्दे जो हैं, जो दोनों में सहमति बनी के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि ये मुद्दे पर चर्चा की जाएगी सदन में, तो सदन के पटल पे वो मुद्दे पे चर्चा करने का पूरा मौका हम देंगे। अपने विपक्ष को भी, ऑपोजिशन को भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि जो मुद्दे वहां पर एग्री किए गए, सहमति बनी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है जिस मुद्दों पर, उस पर आके चर्चा करें। लेकिन होता क्या अक्सर, देखिए हमें चाहे आप जो भी 5 मुद्दे बताए सब में हम तैयार है। आप चाहे ट्रम्प कहे अपने लोकल इश्यूज को लेके या लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए बयान देते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जो है बिहेव करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? अगर करेगी तो सारे मुद्दे का जो है डिटेल में डिस्कशन होगा। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा अपोजिशन लीडर से या अपोजिशन जो पार्टीज है, अपोजिशन पार्टीज, उनसे कि आप मुद्दों को चर्चा में लाइए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति बनाइए और आके सदन के पटल पे हर मुद्दों का चर्चा कीजिए। हम तैयार हैं। जफर इस्लाम साहब, आप बार बार ये कहते हैं हम तैयार हैं, आप ये कहते हैं विपक्ष से उम्मीद रख रहे हैं। अब मान लीजिए उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो कैसे चलेगी सत्र? इसके लिए कुछ तो आपने एक्शन बनाया है? क्या एक्शन प्लान आपका? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो भी ऑपोजिशन के बड़े लीडर हैं, आज जैसे बहुत
अभी अभी आपने किरण रिजिजू की बात सुना, 40 लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे से चर्चा हुई और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी डिस्कशन हो चुका है, क्या क्या मुद्दों पर बात चर्चा होगी। तो अब क्या है कि अगर वो कहीं भी इधर उधर भटकते हैं, दिक्कत क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं टीवी में दिखे कि हम अपोज कर रहे हैं, हम प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कहीं ना शोर शराबा करें और पार्लियामेंट नहीं चलने दें। इनको ये समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट चलने से ही देश की उन्नति होगी, देश की जनता की जो उम्मीदें हैं और उनके बहुत सारे उम्मीदें जो है जिससे उनका उत्थान होगा, उन मुद्दों को की चर्चा तो करनी ये मुझे जरा बताइए कि क्या संसद में इस बात की जानकारी होगी कि आखिरकार वो पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके सारे आतंकी कहाँ हैं? देखिए, जो भी चर्चा होगी, मैं इस वक्त संसद के चर्चा के बारे में और जो ट्रेजरी बेंच से क्या जवाब आएगा उसके बारे में या ऑपोजिशन से क्या सवाल आएगा उसके बारे में चर्चा मैं नहीं कर सकता, वो तो सदन के पटल पे ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कन्विक्शन के साथ, और मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन रह चुका हूं इसलिए कह सकता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो भी मुद्दा तय होगा, जिसपे भी सहमति बनेगी और बनती है, हर बार बनती है सहमति, उस मुद्दे को चर्चा कीजिए, ना कि जैसे ही 0 आवर खत्म होता है शुरू हो जाता है हंगामा और सदन को नहीं चलने पे ही उनको अच्छा लगता है सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, यानी तो मतलब जफर इस्लाम साहब, मैं ये मानूं कि सब कुछ निर्भर करेगा विपक्ष पर, वो चाहेगा तो सदन चल जाएगा, वो नहीं चाहेगा तो सदन नहीं चलेगा, सिंपल सी यही बात है सर। ऐसा नहीं है। तो मैं जरा उनसे पूछूं, क्योंकि मुझे ये लगा कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी है सदन चलाने की, ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की बड़ी भूमिका है तो मैं विपक्ष में जो लोग हैं उनसे सवाल पूछ ले रही हूँ सर। मैं एक इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैंने बार बार एक चीज का उसको आप इग्नोर कर दिया। मैंने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसमें विपक्ष के सारे लोग होते हैं, सारे। सर ये एक बात बताइए ना, ये ऐसी ये जो आप लोगों की बैठकें होती हैं, एक जनता मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी बैठकें हो जाती हैं विपक्ष और आप लोग चाय नाश्ता करके बातचीत करके चले आते हैं, हाँ सत्र चलेगा, फिर सर सत्र नहीं चल रहा है। मैं एक आम जनता ये कैसे समझे कि कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? क्योंकि सर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च प्रति मिनट संसद सत्र के दौरान आता है। ये अनुमान अगर लगा लें कि 6 घंटे भी अगर सत्र चलता है तो 9 करोड़ रुपए सर हमारी जेब से जाते हैं, कहां जाते हैं? मैं एक सवाल करता हूं सिर्फ आपसे, मतलब एक सवाल उठाता हूं जो देश की जनता भी समझती है उस सवाल को। मैंने बार बार कहा कि ये सर्वदलीय जो मीटिंग होती है उसमें लोग चर्चा अपना करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो बताते हैं इस मुद्दे पे हमारी पार्टी ने फैसला किया चर्चा करने के लिए। एक बार सहमति बनती है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति बने, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सहमति बन जाए, उसके बाद सदन में आके आप साथ अपनी बातें रखिए। लेकिन क्या होता है, मैं अपोजिशन को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स को इंगेज करें, फ्लोर लीडर्स को बताएं कि क्या जरूरत है, और उनके पार्टी के लीडर्स को बार बार हम उनसे एंगेज करके रखते हैं ताकि सदन चले और बिल जो पेश बिल पास हो जाए। ठीक है, दीपक झा जी, आप लोग किस क्या रणनीति बना रहे हैं? आपकी अपनी क्या तैयारी है? चल पाएगा सदन या नहीं? देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है कि कुछ कर्तव्य तुम्हारा है तो कुछ कर्तव्य हमारा है, तो हम कर्तव्य निभाने के लिए संसद भवन में जा रहे हैं। सड़क पे हम बैठते हैं और सवाल करते हैं तो कहते हैं देशद्रोही हैं, तो हम संसद पटल के अंदर सवाल पूछेंगे। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता ने अभी एक बड़ी स्पष्ट बात कर दी कि हमें पता नहीं वहाँ क्या सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको प्रवक्ता और पार्टी क्यों आपको यहाँ पे भेजी है? आपको जब पता ही नहीं कि क्या वहाँ सवाल पूछे जाएंगे। हमें बहुत स्पष्ट है कि हम संसद भवन के अंदर अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि वो आतंकवादी कैसे आए, वो आतंकवादी आए तो आए, फिर गए कहाँ, तो हम पूछेंगे। पहलगाम से पुलवामा हो जाता है और पता नहीं चलता कि आतंकवादी आते कैसे और जाते कैसे। नरेंद्र मोदी जी अकेले संसद भवन के अंदर कहते हैं, ऐसे करके करते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। एक सब कौन है? अरे सब पे भारी पड़ते, आप पाकिस्तान पे भारी पड़ते तो आज हम संसद भवन में हंगामा करने का नौबत नहीं आती। आप चीन पे भारी पड़ते तो आज संसद भवन में सवाल करने का टाइम नहीं आता। आप अकेले ट्रंप पे भारी पड़ते तो संसद भवन में हम सवाल नहीं करते। हम कहते हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक अकेला ट्रंप, एक अकेले हमारे पे भारी पड़ रहा है, मोदी जी पे भारी पड़ रहा है। 25 बार कम से कम वो कहता है, और आज तो हद हो गई, कहते 5 मार के गिरा दिए। ये 5 क्या है भाई? 5 है क्या? इस पे जवाब कौन देगा? देश की गरिमा को तार तार किया है जफर इस्लाम की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की गठबंधन की सरकार ने। एनडीए का मतलब है नॉन डिजर्विंग अलायंस।
अब ये नॉन डिजर्विंग हो चुके हैं इस देश के लिए। इसीलिए अब संसद भवन में हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, विपक्ष की ताकत के साथ पहलगाम में सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। और उड़ीसा में क्या हालात हो चुके हैं कानून व्यवस्था पे, उस पर भी सवाल करेंगे। ऐसा तो नहीं है दीपक जी, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ड्रामे हर चीज में होते हैं, यहाँ प्ले कार्ड लेकर वहां हंगामा करना, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है। मतलब आप लोगों की स्ट्रैटेजी यही है ना कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं सरकार उसका जवाब दे। क्या उसका इंतजार करेंगे या हम लोग आए दिन देख रहे हैं हंगामा होने लग रहा है। ये कहा जा रहा है जिस नियम के तहत पूछना था वो नियम नहीं हुए, नियम क्या कहते हैं। आप लोगों ने इतना उलझा दिया कि जनता को समझ में ही नहीं आ रहा सदन चल क्यों नहीं पा रही। अर्पिता जी, तो आप लोगों की ऐसी मंशा तो नहीं है, स्पष्ट कीजिए कि क्या वहां जवाब का इंतजार करेंगे। आप चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं क्या जवाब मिले या सत्र केवल ऐसे ही बर्बाद हो जाए। अर्पिता जी, आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है और हम आपके सवाल का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी और विपक्ष के सारे सदस्य सरकार का सम्मान करते हुए नियम कानून में जाते हुए सारे सवालों को पूछेंगे। अब सरकार को तय करना है क्या वो नियम कानून की आड़ में भागेंगे या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह बोलेंगे ये विपक्षी हैं, इनके सवालों का हम जवाब नहीं देंगे। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सुरक्षा के मुद्दे में, राष्ट्रभक्ति के मुद्दे में अपने आप को ना छुपाए और जनता को जानने का अधिकार है और विपक्ष के माध्यम से जनता को जानना है। ठीक है, 10 सेकंड का बस जवाब दूंगा। दीपक झा जी ने जो बात कही है, मैं तो सिर्फ कहूंगा कि दीपक झा जी की बात जो है उनके बाकी जो तो अपोजिशन के लीडर हैं वो अच्छे से सुने। इन्होंने कहा हम चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा आपसे भी चर्चा, आपसे भी उम्मीद है हमारे से। मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूं कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, हम चाहते हैं चर्चा करें। हम नहीं चाहते कि वहां प्लाकार्ड लेके चाहिए, हम नहीं चाहते कि वहां वेल में जाइए, हम नहीं चाहते कि आप बोलते वक्त आप आवाज हंगामा कीजिए। अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, प्लीज अपने सवाल आपके कुछ भी हो वो पटल पे ही आएंगे ना, सदन के पटल पे आएंगे। हम चाहते हैं कि आप सवाल उठाइए, जवाब पूरा मिलेगा। ठीक है, सवाल आइए, लेकिन आप वहां पर चर्चा में आगे कीजिए। अर्पिता जी, आप चाहते क्या कि हम वेल में ना आए, हम पटल में ना आए, हम सदन में ना आए? अरे आपके चाहने से नहीं, जनता का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के लिए आप जवाबदेही हैं। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री आपके पार्टी से हैं, इसलिए आप भागने की कोशिश मत करिए और देश को आज एक स्पष्ट संकल्प के साथ जाइए कि हम तैयारी के साथ आएंगे। आपके पास डेटा है कि आतंकवादी कहां भाग जाते हैं और कैसे आ जाते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। आप बांग्लादेश, रोहिंग्या ढूंढ लेते हैं, नेपाली ढूंढ लेते हैं, हिंदुस्तान में कहां छिपे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि 4 आतंकवादी कैसे आ जाते हैं। देश को बताइए ना भाई साहब, कल संसद भवन में बताइए, टीवी के चैनल पे नहीं बता सकते तो कुछ तो करिए, लेकिन आपसे होने जाना नहीं है। आप लोग भागते हैं, आप जवाब नहीं तय करते, इसलिए आप कहते हैं कि विपक्ष ऐसे सवाल ना करे। तो नियम कानून की आड़ में आप छुपना बंद करिए और लोगों को बताइए कि इस देश की क्या समस्याएं हैं और बिहार में आप लोगों ने क्या किया है, बिहार की जनता के साथ, मतदाता सूची के साथ क्या छेड़खानी आप लोग करें, उस पर भी हम सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों को जरा रोक रही हूँ, एक सेकंड हमने चर्चा में, क्योंकि तू मैं नहीं करना है, बहुत हद तक हम ये चीज समझ गए। ठीक है सर, ठीक है, बता दिया उन्होंने कि हम वेल में जाएंगे, देखिए मंशा। ठीक है, लेकिन दीपक झा जी यही तो सवाल है ना, वेल अब जो तरीके हो गए वो तरीके भी तो ठीक नहीं है, जिसमें कहा जाता है हम वेल में चले जाएंगे, पेपर फाड़ दिए जाते हैं। जिस तरह के आप लोग हरकत कर रहे हैं उसको भी तो रखना पड़ेगा ना। बातचीत का तरीका है, सदन की गरिमा बनाए रखना होता है, वो गरिमा बनाए रखेंगे ना। 10 सेकंड अर्पिता जी, अब आप ये बताइए कि हमारे पिछले सत्र में क्या किया था इन्होंने पिछली सरकार में कि 40 सांसदों को बाहर कर रहे थे विपक्ष के। तो क्या ऐसे कुकृत्य करेंगे? संसद भवन के अंदर से 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन सांसदों को बाहर करेंगे? ऐसा कुकृत्य कौन सी सरकार ने किया है? पूरे इस इतिहास में उठा लीजिए 75 सालों में कभी इतने सांसदों को बाहर सस्पेंड नहीं किया था जितने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तानाशाही संसद भवन के अंदर दिखाना चाहा था। अरे जिस जनता ने आपको चुना, मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। तू मैं नहीं सर, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। एक सेकेंड जरा मैं इस पर रिएक्शन राजीव रंजन जी आपका लेना चाहती हूँ। सर, हर बार ये वादे और दावे होते हैं कि देखिए सदन चले और कैसे चले उसकी सबकी जिम्मेदारी है। वो सब क्या अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जिसकी वजह से करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? सर, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, अब पूर्वानुमान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टियों की वार रूम में प्रवक्ताओं को कैसे आचरण के लिए कहा जाता है, इसकी बानगी तो दीपक झा जी खुद दे रहे हैं। बिल्कुल हंगामा ये करना चाहेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति हो, ये आदर्श स्थिति है।
लेकिन उसके बाद दीपक जी अपने आपने भी हाँ। एक बात कही कि जनता की गाढ़ी कमाई से संसद के ये सत्र संचालित होते हैं। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि अनेक विधेयक लंबित हैं और उन पर फैसला हो, देश के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर सहमति बने, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी रचनात्मक विमर्श, और ये इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता दोनों पक्षों की ओर से होगी। लेकिन इतनी बात तय है, जो आपने भी सवाल खड़ा किया, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई। आप पैनल में भी आप देख लीजिए, जफर इस्लाम साहब ने काफी शालीन और सही तरीके से पार्टी और लेकिन राजीव जी, आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सत्ता पक्ष में हैं, उनके जो नेता हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं। तो केवल विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है, जो सत्ता में वो भी हंगामा कर रहे हैं, तो हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं संसद के सत्र की पूर्व संध्या को आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा की। ये देश की अपेक्षाएं भी हैं। पिछले कई सत्रों को हम देख रहे हैं विवादों की भेंट चढ़ते हुए, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं होती है, जो मुद्दे हैं उन पर बहस नहीं हो पाती। तो क्या ये एक संयमित और जो जिस तरह के आचरण की आवश्यकता है, जो अपेक्षाएं हैं देश की, उसके लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राजीव जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप कह रहे हैं ये तो हर इंसान सोच रहा है, सो यही बोल ही रहा है। अब तो हम जैसे लोग और हम आम जनता, सर, हम तो बोल ही सकते हैं और हम सोच सकते हैं, लेकिन करना तो जो सत्ता के लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे, जिनको भी चुन के भेजा गया है, उनको करना है ना। आप ये कह रहे हैं सबको सोचना चाहिए। आज हम अगर चर्चा कर रहे हैं कि मानसून सत्र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसमें भी अगर ये कहा जाए नहीं विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वो कह नहीं सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सवाल तो यही खड़ा होता है कौन अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है फिर? अर्पिता जी, निसंदेह दोनों की जिम्मेदारियां और राष्ट्र की अपेक्षाएं भी दोनों से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप देश की राजनीति में इतने बड़े तुरुप के पत्ता बार बार क्यों हो जाते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरभाष पर काफी विस्तार के साथ भारत के स्टैंड से परिचित कराया। इसके पहले भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से भी विदेश मंत्री और तमाम जो संबद्ध जो फोरम थे वहां से उनको जवाब मिला। डोनाल्ड ट्रंप को अगर कई विवादित बयानों के कारण जाना जाता है, तो उसमें से एक बयान उनका भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता खंडन नहीं हो पा रहा है ना, जिस पुख्ता तरीके से किसी बात का खंडन होता है उस पर खंडन नहीं हो रहा। अगर एक मान लीजिए ट्रंप केवल एक बार तो नहीं कह रहे हैं सर, 20 बार से ज्यादा कह चुके हैं, एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं, भारत सरकार क्यों स्पष्ट नहीं कर रही स्थिति? मैं तो देख रहा हूं उनको, जिस तरह से इजरायल और जो हमास का मामला जिस तरह से बाद में एस्केलेट होकर के जब वो ईरान के साथ उनका युद्ध बढ़ा, किस समय उन्होंने ईरान के लिए क्या कहा, किस समय उन्होंने इजराइल के लिए क्या कहा, नेतन्याहू को उन्होंने कब चुनौती दे दी। राजीव जी, फिर देखिए, एक तरफ एक यही ट्रंप है ना, याद होगा आपको कितने बड़े बड़े इवेंट हुए, नमस्ते ट्रंप, और कितने बड़े बड़े इवेंट, जब ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भारत में विकास लाने की बात या एक साझेदारी की बात होती है, तब हम इसी ट्रंप पर भरोसा कर लें। लेकिन अब जब यही ट्रंप अगर बार बार ये कह रहे हैं जहाज गिरा दिए गए, अगर वो ये कह रहे हैं सीजफायर में उनकी भूमिका है, आप कह रहे हैं ये बात मत मानिए, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं, अगर उसको लेकर कोई बात वो कहते हैं तो कहिए हाँ ये बात आप मान लीजिए, तो ये कैसे चुनना है, ये भी जरा समझा दीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं नरम और गर्म तो रहे ही, लेकिन भारत ने निवेश बहुत ज्यादा किया है। भारत अमेरिकी रिश्तों को समृद्ध बनाने के लिए जो हमारे डिप्लोमेसी की जो कोशिशें हैं वो निरंतरता के साथ जारी, विश्व की एक बड़ी शक्ति है। ट्रंप आज राष्ट्रपति हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति होगा। इस देश की बड़ी शक्ति है, इसलिए क्या खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं क्या राजीव जी? नहीं, खुलकर बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन ये मल्लयुद्ध तो नहीं हो सकता है। हाँ? ये मलयुद्ध नहीं हो सकता है। विवादित सर, खंडन करना मलयुद्ध थोड़ी हो जाता है। डंके की चोट पर क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, और सर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो जाती? ये भी तो सवाल है ना कि ट्रंप जब कह देते उसके बाद यहाँ पर एक्शन होता है, उसके बाद वो खंडन नहीं हो रहा है। सर बहुत सारे सवाल है जो मैं आगे जरा चलूंगी, क्योंकि 2 और मेहमान उनके पास मैं जा नहीं पाई हूँ, सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। नवल किशोर जी, एक आपसे रिएक्शन, उसके बाद संजीव झा जी आ रही हूँ।
चल पाएगा सदन जी, सर? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरे शासनकाल 11 साल में यह दिखा है कि संसदीय प्रणाली के पूरे परंपरा को उन्होंने तोड़ा है, बहुसंख्यकवाद में तब्दीली कर दिया है। सरकार का मतलब संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों। पहली बार यहाँ पर संसदीय प्रणाली के परंपरा को तोड़ा गया है, और ये एक बार नहीं है, कई बार है। जो सरकार से सवाल पूछेगा संसद के अंदर या संसद के बाहर, उसको देशद्रोही कहा जाएगा, सरकार विरोधी, जन विरोधी साबित करने का पूरा कोशिश किया गया। जब पुलवामा से लेकर पहलगांव तक जब ये सरकार ने माना कि हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उस पर जवाब देने से क्यों कतराती है? पहलगांव पे विशेष सत्र की मांग की गई तो जवाब क्यों नहीं दिया गया, उन पर क्यों नहीं बुलाया गया? आप बिहार में जाकर चुनाव का प्रचार कर सकते हैं और विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। यहाँ पे डाउट लगता है कि आप जन सरोकार के मुद्दों पे या देश के प्रतिष्ठा पे आप किस तरह से कितना ये तो ये इनका पूरा चरित्र रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। जो विपक्ष की अपनी भूमिका है वो लगातार वो चाहती है कि जो सरकार है वो जनपक्षीय मुद्दों पे चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे। और जहां तक अभी तो सवाल है भारतीय विदेश नीति की, पूरे इतिहास में यह सबसे कंफ्यूज विदेश नीति है आज के देश में। ये पूरा देश में चर्चा, पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश में चर्चा का विषय है। कौन क्या कह रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, उसमें कोई उसमें तुलना ही नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी है उस पर सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि जो टाइमलाइन है 1 महीने का वो काफी नहीं है, और बिहार का चुनाव अगर 2 महीने बाद है तो आप 2 महीने पहले ये काम करने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के लोग पूरे विपक्ष को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि यह अराजक तत्व हैं, संविधान विरोधी हैं, जो हमने जो बात कही बिहार SIR के संदर्भ में, उन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने सजेस्ट भी किया चुनाव आयोग के कि आपको ये जो पहचान जो 11 डॉक्यूमेंट है वो काफी नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 3 डॉक्यूमेंट को बताना चाहिए। चुनाव आयोग भी सरकार की तरह ही बिहेव कर रहा है, वो बताने को तैयार नहीं है इस पे भी कि हम आधार कार्ड मानते हैं कि नहीं, राशन कार्ड मानते हैं कि नहीं, जो एपी कार्ड उन्होंने दिया था, इशू किया था, उसको मानते हैं कि नहीं। नवल किशोर जी, एक बात जानना चाहती हूँ। विपक्ष के सवाल होते हैं, मैंने ये देखा है आप लोगों के बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिस पर वाकई जवाब होने चाहिए, लेकिन कई बार आप लोगों को इतनी अच्छे से सफाई भी दे दी जाती है, सारी चीजें सामने रख दी जाती हैं, फिर आप कहते हैं नहीं ये तो सवाल ही नहीं था, अब तो हम दूसरा सवाल पूछेंगे। सर इस तरह जैसे ईवीएम पर, एक सुनिए ना सर, ईवीएम पे जो सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग बुलाता रहा कि आइए चलिए आई देख लेते हैं कहां गड़बड़ है नहीं गड़बड़ है। आप लोगों ने सवाल पूछ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईवीएम पे बवाल चल रहा है, लेकिन जब बुलाया तो पहुंचे ही नहीं। उसके बाद फिर नया चुनाव आता है, फिर ईवीएम पर बवाल है सर। तो आप लोग सिर्फ सवाल उठाकर यानी पाला छूकर आपको भागना है वहां से सर, ऐसा चल रहा है क्या मामला? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जवाब ऐसा हो जिसकी विश्वसनीय हो। तो कैसा विश्वसनीय? मतलब अगर चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ईवीएम टेस्ट के लिए आपको बुला रहा है, आपको उस पर भरोसा ही नहीं है, आप फिर किस पर भरोसा करेंगे? तेजस्वी यादव टेस्ट करवाएं तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं स्पष्ट है, उसका जवाब मिलना चाहिए ना। आप अभी ईवीएम पे आपने बात कहा, ईवीएम पे अगर हमारे सवाल 11 साल से जो सवाल उठा रहे हैं वो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को वेरीफाई करने की बात क्यों की? बिना शक के तो हो नहीं सकता। उन्होंने माना ना कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो विश्वास के लिए कम से कम 5 बूथों की चर्चा होनी चाहिए, की काउंटिंग होनी चाहिए। जब ये चुनाव आयोग कहता है कि यही सर आप कोर्ट का ही अगर हवाला दे रहे हैं तो कोर्ट की तरफ से भी तो बार बार ईवीएम को लेकर जो भी आप लोगों की दलीलें थी खारिज की गई ना, तो बार बार चुनाव के बाद आप लोग क्यों कह देते कि ईवीएम में घपला हो गया, खेला हो गया, क्यों कहते हैं? फिर सर कर लीजिए उधर भरोसा कर लीजिए, फिर आप ये बार बार मैं ये समझना चाह रही हूँ, सुनिए नवल जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस सवाल का जो प्रक्रिया है उसके तहत जवाब मिल गया हर उस इंसान से, चाहे चुनाव आयोग से, कोर्ट की तरफ से, हर तरफ से स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप वो सवाल बनाए हुए हैं, तो क्या आप एक भ्रम बना रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं, देखिए दोनों में जो आप कह रही हैं बात अगर सही में होता तो उसमें कोई डाउट नहीं था। चुनाव आयोग रोज परसेंटेज बोल रहा है कि हम इतना आप लोग कर दिए, इतना करा दिए। जमीन से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जा रहा है, हमारे भी बीएलए कर रहे हैं। नहीं सर, मैं उस पे नहीं पूछ रही, मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ नवल जी। मेरा सवाल आप ये कह रहे हैं ना ईवीएम पे घपला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए आपको चुनाव आयोग ने, मैं एक सवाल जिसका क्लियरेंस
जो साफ हो चुकी तस्वीर मैं वो समझना चाह रही हूं। आप लोगों के विपक्ष के सवाल थे, ईवीएम खराब है, ये घपला हुआ है, कोर्ट तक मामला चला गया, सब चीजें स्पष्ट हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग उस पर माने नहीं ना आपने कोर्ट की सुनी, ना आप चुनाव आयोग की सुन रहे हैं। आपके सवाल यथास्थिति वहीं खड़े हैं, अभी भी ईवीएम खराब है। तो आप अगर सदन में कोई सवाल सुनिए सर, सदन में आप कोई सवाल पूछते हैं, वहां वो जवाब दे भी रहे होंगे, आप कहेंगे हम नहीं मान रहे, हमें नहीं अच्छा लग रहा आपका जवाब, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? फिर आप या तो बताइए कि ये जवाब लिख के दीजिए भाई हमको ये पसंद आएगा। नहीं, ये काम तो सरकार चाहती है कि जो वो चाहते हैं खाता न वही जो वो कहे वही सही, ये तो सरकार चाहती है। ये तो सर आप लोगों के ये आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये इसलिए मेरा सवाल था, क्योंकि एक चीज तो स्पष्ट है ईवीएम वाली, जिस पर आप लोग मानने को तैयार नहीं, तो यहीं से एक झलक दिख जाती है कि अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं, मैं ये मान रही हूं कि सारी जिम्मेदारी उनकी, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है सदन चले, लेकिन जब आप मानने को ही तैयार नहीं होंगे कुछ भी, तो जब ये देख लीजिए ईवीएम के केस में मैंने ये एक उदाहरण दिया। अब जरा मैं आगे बढ़ लूं, संजीव झा, अभी तक मैं उनसे एक रिएक्शन नहीं ले पाई हूं। सर आप लोगों के क्या क्या मुद्दे जो आप सदन में उठाने के लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए क्या मतलब बार बार कह दिया जा रहा विपक्ष करने नहीं दे रहा, विपक्ष की भूमिका ऐसी है, हंगामा करना होता है। सर आप लोगों को दिमाग में ये आता है कि नहीं कभी कि चलिए जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ ऐसा किया जाए, सरकार पे ऐसा दबाव बनाया जाए कि सब चीजें अच्छे ढंग से हो जाएं? ये सवाल तो मेरा सत्ता पक्ष से भी होगा, लेकिन आपसे भी यही सवाल है कि आप लोग क्या मिलके ऐसे सर्वदलीय बैठक में नहीं तय करते, यानी ठीक है थोड़ा जनता के बारे में भी सोच लिया जाए? देखिए अर्पिता जी, जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी भी है, और मुझे लगता है कि सदन का समय बर्बाद होनी चाहिए और सदैव सार्थक मुद्दों पर चर्चा करे सदन। और इसीलिए आपने भी उठाया, हमारा भी सवाल है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अलग अलग मौकों पर भारत के बारे में कहते हैं, ट्रेड के कारण हमने समझौता करवाया, युद्धबंदी हुई, 5 विमान मार गिराए, तो जवाब कौन देगा बताइए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री संसद में इस बात का जवाब देंगे ताकि देश की जनता को क्लैरिटी हो और अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंहतोड़ जवाब मिले। अब एक बात बताइए, दिल्ली में लगातार झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और अब एक एक कर झुग्गियां तोड़ी जा रही है। झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। यहाँ के मंत्री कहते हैं जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है रोहिंग्या है, और वो सब पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार जाकर वोट मांग रहे हैं। तो दिल्ली में तुम उनसे गद्दारी करोगे, बिहार से भी मेयारी करोगे, ये तो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सरकार जवाब देगी। SIR के नाम पे जिस तरह से बिहार में अपोजिशन की वोट काटने की कोशिश की, जिनको लगता है मैं चुनाव हार रहा हूं तो वोट काट दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि आप आधार कार्ड को ऐड कीजिए, आप वोटर आई कार्ड को ऐड कीजिए, आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार इस बात की चर्चा कराएंगे और सार्थक जवाब मिलेगा। संजीव जी, आप क्योंकि इंडिया गठबंधन से आप अलग हो गए हैं, भारतीय जनता तो पार्टी आप लोग एक तय मुद्दा सारा विपक्ष कैसे बनाएगा? मतलब आप लोग एक पार्टी पर कैसे आएंगे, एक सहमति कैसे बनेगी जब आप अलग हो गए इंडिया अलायंस से? तो अभी अपने अपोजिशन के तीनों अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे से आपने पूछा, सवाल जो देश का सवाल है, इसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश का सम्मान की रक्षा करना एक एक सिटीजन की जिम्मेदारी, एक एक पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात की बार बार अलग मंच पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतलब उनका कहना है सैयद जफर इस्लाम साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है क्योंकि जनता के मुद्दे, इसलिए वो सारे मुद्दे एक साथ रख रहे हैं। यहाँ पर एक बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब विशेष सत्र की बात की जा रही थी पहलगाम जैसी घटना पर, तो आखिरकार इस पर सामने क्यों नहीं आया गया और क्यों विशेष सत्र नहीं बुलाया गया? एक उदाहरण मैं यहां देती हूं। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि चलिए एक विशेष सत्र बुलाइए। 8 नवंबर को सब विशेष सत्र बुलाया गया। अरुणाचल और बाकी जगहों को सेना की जो क्षति है उसको अवगत कराया गया। यानी ये सब कुछ हुआ है सर, ऐसा तो नहीं ये पहली बार मांग उठ रही हो। आप लोग क्यों नहीं विपक्ष की सुनते हैं? भी चर्चा में आया, उस पर जवाब देना चाहता हूं। जहां तक आप विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, विशेष सत्र इसलिए कि मॉनसून सेशन राउंड द कॉर्नर था, होने वाला था, तो इसलिए इसके विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ ही दिनों बाद होने वाला था। अब सारी चर्चा इसमें हो जाए। अब जो सवाल जो बार बार मैं कह रहे हैं, हम चाहे दीपक झा जी कह रहे हैं या फिर आपके प्रवक्ता कह रहे हैं या फिर नवल किशोर जी कह रहे हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जब वापस जाए अपने पार्टी के मुखिया से कहे कि भाई जो ट्रेजरी बेंच जो है वो सारी चर्चा करने के लिए तैयार है, बस हमें जो है एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के तौर पर चर्चा करना है, हम वहां पर हंगामा नहीं करने जाएंगे, तो सारी चर्चा हो जाएगी। जो मुद्दे हैं
हम सबका स्वागत करते हैं, हर मुद्दों का स्वागत करते हैं। सदन ही एक ऐसी जगह जिस पे हर मुद्दों पे डिलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे दीपक झा जी ने कहा कि सदन वेल में क्यों नहीं जाएंगे, हम तो कह रहे हैं बार बार, आपसे एक बार भी कहा हमने कि हम चर्चा नहीं करना चाहते। अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा ही तो आप चाहते हैं, आप कीजिए ना डिलिब्रेशन, डिस्कशन, जो करना है वो सदन के पटल पे कीजिए, हम तैयार है। और हर मुद्दों पे जवाब देने के लिए बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। आपको ये भी बता दो, पहलगाम इशू हो, चाहे वो सीज फायर का इशू हो, चाहे SIR का इशू हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का इशू है, मुझे एक चीज बताइए, आप क्या इस बात के लिए उम्मीद करेंगे कि जो सवाल विपक्ष पूछेगा वही आप जवाब देंगे, या एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर आप ये भी सोचेंगे कि जैसे मनमोहन सिंह ने जो घटना हुई थी मुंबई की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, बहुत सारी रिव्यू करने बाकी हैं, आतंकियों की इस तरह की कैसी गतिविधियां हो गई, और ये जो हुआ उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। पहलगाम जैसी घटना के लिए क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती सर? बाकी ट्रंप अगर बार बार कह रहे हैं तो क्या ये जिम्मेदार सरकार के, तो आप ये बैठे हैं कि जो विपक्ष पूछेगा भाई हम उसका जवाब देंगे। जनता भी तो पूछ रही है, आपको जिम्मेदारी लेते हुए क्या पटल पर नहीं खुद बोलना चाहिए? आप लोगों ने क्या प्लान बनाए ये सारे सवाल कि पहलगाम के आतंकी कहां है, इसके बारे में आप देंगे सदन को जानकारी, आप बताएंगे कि किस? पिताजी मैं वही अर्ज कर रहा हूं बार बार आपसे कि देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने कह दिया सिन्हा जी ने कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कहा कि नहीं बताइए, सार्वजनिक तौर से कहा। देखिए मैं बस मनोज सिन्हा जी ने कह दिया वही जिम्मेदारी। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ मनमोहन सिंह का, आप मुझे उदाहरण दे रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का। एक मिनट बात तो पूरी करने दीजिए पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मुद्दे का, जिस मुद्दे को भी आप उठा रहे, चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का इशू का मुद्दा हो, हर सवालों का जवाब सदन के पटल पे दिया जाएगा। आप मुझे ये आश्वस्त कर दीजिए, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप मुझे ये आश्वस्त कर दीजिए, मैं विपक्ष को छोड़ रही हूँ, विपक्ष क्या सवाल पूछता है नहीं पूछता है। क्या मैं ये मानूं कि मॉनसून सत्र जिसकी कल से शुरुआत हो रही है, इसमें सरकार आगे बढ़कर खुद ये बताएगी कि भाई ट्रंप किस खुशी में ये कह रहे हैं कि 20-20 बार कि हमने जो है सीज फायर करवाया है, ट्रंप क्यों कह रहे हैं, और क्यों आप उसकी कड़ी निंदा नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या ये कल सदन में होगा या आगे ऐसी प्लानिंग आपकी है एज अ सरकार? क्या आप ये बताएंगे कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के ये आतंकी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, पकड़े क्यों नहीं गए, कहां है ये? क्या ये जानकारी आप देंगे संसद के पटल पर? क्या आप ये जो वोटर वेरिफिकेशन का पूरा मुद्दा चल रहा है इस पर सदन में बोलेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं, आपने अपनी तैयारी रखी है, आप खुद से ये जानकारी देंगे या विपक्ष पूछेगा तब? देखिए मैंने कहा कि शायद रक्षा मंत्री खुद ही से दोनों सदन के इस पे सदनों में वो अपने पूरी स्टेटमेंट देंगे। वो सीज फायर पे, पहलगाम पे, सारी चीजों पे बात करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसपे हम भागना चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सदन को डिस्टर्ब करने का अप्रोच हो उनका। डिस्ट्रप्शन अगर उनका अप्रोच होगा तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अगर चर्चा करना चाहते हैं तो डिस्ट्रप्शन के बजाय कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। बस इतना अच्छा, मेरा एक और चीज जो मैं जफर जी सुनिए, आप बार बार सर देखिए क्या है ना सर, सरकार आपकी है, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी तय कर ले, विपक्ष जो है चर्चा होने दे, सरकार की जिम्मेदारी है सर कि कैसे सदन चले, ये आपको पूछा जाएगा सर। इसलिए बार बार मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, और आप बार बार ये केवल नहीं कह सकते कि विपक्ष नहीं करने दे रहा है सर, ऐसे तो नहीं होगा। वो विपक्ष का काम ही यही है सर, उसका काम ही यही है, उसको कैसे रोक लीजिएगा आप? अर्पिता जी, तो ऐसा नहीं ना, सदन में उनके भी मेंबर्स हैं, इसीलिए मैंने, जैसा राजीव भाई ने भी कहा, पहले मैंने भी कहा कि इसीलिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें विपक्ष के लोग होते हैं और सत्ता पार्टी के भी लोग होते हैं। सर सुनिए, फिर मुझे ऐसे लगता है कि ये तो फिर एक ढर्रा बन जाएगा। सुनिए सर, ये एक ढर्रा बन जाएगा। ये बेसिकली ये ना कांग्रेस पार्टी का गुनाह होगा ना बीजेपी का गुनाह होगा, ये जनता के लिए मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि अगर यही तरीका हो गया, इसी तरह से अगर सदन सत्र जो है, संसद के सत्र नहीं चल पाए, कल को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी, वो भी यही करेगी सर, वो भी कहेगी ये लीजिए विपक्ष वाले करने नहीं दे रहे। भाई आम जनता सोच रही भाई अब हम क्या करें, किसी को तो चुन के भेजा ही। आप दोनों अगर एक ही थाली में बैठकर कहेंगे उनकी गलती, तो आम जनता क्या करेगी, मुझे ये बताइए। किसी की गलती नहीं बोल रहा हूं, आज के दिन में आग्रह कर रहा हूं। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए,
जो अरे बिजनेस वो कह रहे हैं वो भी तैयार है, आप कह रहे हैं आप भी तैयार हैं, फिर हो क्यों नहीं रही है चर्चा? यही तो सवाल है। नहीं, आप उनसे ये सवाल कर लीजिए हाँ। कि हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो भी अगर दीपक जी तो तैयार हैं आप चर्चा के लिए? आर यू नवल जी इसके बाद देखिए सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए आप चर्चा करने के लिए तैयार, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं चर्चा के लिए। देखिए अर्पिता जी, नरेंद्र मोदी जी को बोलने से कोई रोक सकता है क्या? पूरे देश में बोलते हैं, शहर शहर जगह जगह जाके रैलियां करते हैं, 2 लाख 5 लाख लोग। संसद भवन में 500-550 सांसद होते, वहां बोलने में क्यों कतराते हैं? क्यों दिक्कत होती है नरेंद्र मोदी जी को संसद भवन के अंदर बोलने में? बताइए। नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा अच्छा भाषण है, मैं सुनाता हूं आपको, जरा सुनिए पहले। गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों सुनिए, देश को अरे सुनिए। दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो चर्चा की बात चल रही है, अब यही सब अगर करने लगिएगा तभी नहीं हो पाती चर्चा। 20 बार हाँ। अब ट्रंप के 20 बार बयानों पे मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के चर्चा पहले करेंगे कि नहीं? सुनिए, ये सवाल मेरा क्या था, आप लोग चर्चा के लिए तैयार हैं कि हम नहीं? सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं, हम सवाल करने के लिए तैयार हैं, जनता के मुद्दों से जुड़े सारे सवाल करेंगे। लेकिन अर्पिता जी 10 ठीक है सर, तू मैं नहीं, एक एक करके। ठीक है, अभी मतलब देखिए सर, यहाँ पर कहने में भी कुछ नहीं जाता। जफर जी कह देंगे हम तैयार हैं, दीपक जी कह देंगे हम तैयार हैं, कल जब जनता देखेगी तो कार्रवाई स्थगित हो गई होगी। अर्पिता जी 10 सेकंड मेरे को दे दीजिए, बिना रोक। 10 सेकंड और, 10 सेकंड, 10 सेकंड। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी को 20 बार ट्रंप ने आंख दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मौन है। लेकिन एक बात और इतिहास की बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 11 सालों में 22 बार से ज्यादा शी जिनपिंग के साथ मुलाकात किए हैं, गलबैया किए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, अरुणाचल के लोगों को अभी भी स्टेपल वीजा देता है नरेंद्र मोदी जी। उसको ऐसा क्यों, मजबूरी क्यों है? चीन के साथ आंख में आंख डाल के क्यों नहीं बात करते? जफर इस्लाम जी, नवल किशोर जी अपना सवाल भी आप ऐड कर दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से। देखिए अर्पिता जी, सवाल लीजिए, आप फ्रीज ही हो गए। जफर इस्लाम जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। विपक्ष का काम है, हाँ पूरी कर लीजिए अपनी बात। होगा ये भी महत्वपूर्ण। जवाब क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। जब जातीय जनगणना पे, ठीक है सर, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। जफर जी आप जरा जवाब दीजिए। ऐसा है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने अमेरिका की धरती पे जाके कह दिया कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रंप को सोचना पड़ेगा, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने वाला बार-बार स्टेटमेंट। ठीक है, तू मैं सर प्लीज, मैं सभी को रोक रही हूँ सर, मैं सबको बारी बारी से मौका दे रही हूँ सर, प्लीज एक एक करके। जफर जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप, एक एक करके प्लीज। ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि उनकी धरती पे जाके हमने बोल दिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। अरे वो मान ही नहीं रहे हैं सर, 20 से 25 बार लगातार बोल जा रहे हैं। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, ये सवाल नहीं उठेगा क्या सर? ट्रंप पहले बता रहे हैं कि देखिए सीजफायर होने वाला है, हम बाद में बता रहे हैं कि हमने चर्चा कर ली। सर यहाँ कहीं ना कहीं तो कमियां हुई हैं, इसी को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एक मैं जनता से जुड़ा हुआ सर सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने संसद में व्यवधान की लागत 2.5 लाख रुपए बताई थी पर मिनट। उसके बाद से कुछ जारी नहीं हुआ आंकड़ा, कभी ये बताया नहीं गया कि संसद की जो कार्रवाई जो नहीं हो पाती उसमें कितने पैसे जाया होते हैं। ये तो आप कर सकते हैं ना, ये तो जनता को बताइए कि भैया हमारे कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सदन नहीं चल पा रही तो पैसे कहां कितने बर्बाद हो रहे हैं सर? क्योंकि देखिए ना सर, और मुझे ये भी बताइए, सांसद के पैसे कटते हैं क्या? आपके विधायकों के पैसे कटते हैं क्या? आप लोगों को कोई नुकसान होता है संसद की कार्रवाई ना चले तो? कुछ ऐसा नियम क्यों नहीं लाते सर, जिसमें मान लीजिए अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो ऐसे नियम है ना कि हमें उसको भुगतना पड़ेगा? आप लोगों को क्या भुगतना पड़ता है अगर संसद की कार्रवाई नहीं चलती? अर्पिता जी, सैनिटाइज जब होता है तो उस वक्त चेयर पे जो बैठे चेयरपर्सन जो होते हैं वो सारी जानकारी देते हैं, कितना मिनट, कितना समय, कितना खर्चा, सरकार की क्या इसमें रोल रहा, विपक्ष का क्या रोल रहा और देश का क्या फायदा और नुकसान हुआ, जनता की भलाई के लिए क्या बिल पास हुआ, वो सारा ब्यौरा देते हैं जब सैनिटाइज होने से पहले। वो 10 मिनट में सारी चीजें आंकड़े दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बता दूं कि हर सदन में कितना खर्चा हुआ उसके आंकड़े मौजूद है सरकार के पास और दिए भी जाते हैं। शायद अगर थोड़ा सा आप इस पर जानकारी लेना चाहिए तो मिल भी जाएगा आपको। ठीक, और सर कार्रवाई पे आपने नहीं बताया, आप ये कह रहे हैं कि वो बता दिया जाता है, वो जो आप संसदीय कार्य प्रणाली में सब चीजें होती हैं। मैं 2012 क्योंकि सर वो सामने रखी गई बात आपकी तरफ से, वो नहीं, संसद की कार्रवाई में आप कह रहे हैं उसका जिक्र हुआ। लेकिन मैं ये पूछना भी चाहती हूँ साथ साथ कि सर क्या कार्रवाई होती सांसदों पर, विधायकों पर? अगर सदन की कार्रवाई ना चले तो आप लोगों पर क्या एक्शन है? कुछ नहीं है सर,
नहीं, बस मुझे आप लगता एक है दूसरे से रिक्वेस्ट करते रहिए कि आप चलवा लीजिए, आप चलने दीजिए, आप चलवाने दीजिए, यही चलता रहेगा सर फिर। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत उपयोगी सुझाव है आपका। अगर जो अपोजिशन के लोग अगर जाके बैनर और प्लाकार्ड दिखाए और वेल में कूदे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके फेस सैलरी काट देनी चाहिए, करना चाहिए। आपके उपयोगी सुझाव है और पिताजी मुझे लगता है कि देश की जनता आपके सुझाव को बिल्कुल मानेगी और हमें करना चाहिए। सर हम तो इस उम्मीद पर सरकार चुनते हैं कि सरकारों के पास खुद इतने सुझाव होंगे कि वो देश बेहतर कैसे हो उस पर विचार करते हैं। अब हर इंसान अगर ऐसे सुझाव देता रहे और सरकार कहे हाँ ये बढ़िया सुझाव है, अब हम इस पर अमल करेंगे, तो सर शायद इसी रफ्तार से देश फिर आगे बढ़ेगा जिस तरह से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़े प्रश्न है कि मॉनसून सत्र में इतने पैसे बर्बाद हो जाते हैं, आपके और हमारे पैसे हैं वो बर्बाद होते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता और कोई पूछने भी नहीं आ रहा कितने दिन सदन चल रही है, नहीं चल रही, उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमें और आपको भी सोचना होगा, राजनेताओं का तो कहीं कोई घाटा नहीं, घाटा अपना ही है।